हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और मैं आपको दे रहा हूँ यूपी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, ठीक है ना। और लगातार जो भी आपकी क्वेरीज हो वो आपको कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेजिए मुझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ये आपके पहली यूनिट के क्वेश्चन होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट इसमें क्वेश्चन है आपका, R1 व R2 त्रिज्याओं के R1 व R2 त्रिज्याओं के दो चालकों के पृष्ठों पर आवेशों के पृष्ठ घनत्व बराबर है। यानी कि पृष्ठ आवेश घनत्व के मान बराबर है। पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है? यानी कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 इन दोनों के मान बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 अगर बराबर होंगे तो इसको सिग्मा रखिए। तो सिग्मा सिग्मा 1 अगर रखेंगे हम इसे, तो सिग्मा पर सिग्मा रखें तो इसका रेशो कितना हो गया? 1:1। यानी कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का रेशो 1:1 हुआ। अब आपसे पूछा है पृष्ठों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। इसकी तीव्रताओं का अनुपात क्या होना चाहिए? तो आपको पता है कि तीव्रता में और सिग्मा में एक रिलेशन होता है। आपको पता है अनंत क्षेत्रफल की शीट के कारण जो तीव्रता होती है वो होती है आपकी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ऐसे होती है। तो E की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? सिग्मा पर। और यहाँ पे आपको दो प्रश्नों के लिए पूछा है, तो यहाँ E1 अपॉन E2 इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2, और इसके मान आपके बराबर बराबर हैं। 1 1 रखिए तो देखिए 1 अपॉन 1, क्योंकि यहाँ सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का जो रेशियो है वो कितना है? 1:1। यहाँ रखने पर हो जाएगा E1 और E2 का रेशियो 1:1। तो ये जो क्वेश्चन है वो 2 या 3 बार, ये जो क्वेश्चन है 2 या 3 बार बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है एमसीक्यू की फॉर्म में। तो ये है आपका आंसर कि E1 और E2 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात 1:1 होगा। तो ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें? ये दे रखा है 3 इलेक्ट्रॉन से युक्त आवेश वाले 0.01 मिलीग्राम द्रव्यमान के तेल की बूंद को संतुलित करने वाले वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे। 3 इलेक्ट्रॉन से युक्त है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन, यानी कि n की संख्या यहाँ 3 है। और देखो आपको क्या चाहिए? वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कर रहे हैं। और आपने पढ़ा है विल्सन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में कि तेल की बूंद को अगर वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो संतुलन करने के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए ये कंडीशन बनती है कि तेल की बूंद को बीच में टिकाना पड़ता है। और यहाँ पे जो भार होगा वो नीचे होगा, और वैद्युत बल होगा उसकी डायरेक्शन, अगर इसको इस बूंद को नेगेटिव चार्ज कर दिया जाए तो इसकी जो है ऊपर की साइड में इसका वैद्युत बल लगेगा। जब वैद्युत बल और इसका भार बराबर बराबर होंगे तो हम कहेंगे कि संतुलन में है। तो देखिए QE का मान किसके इक्वल टू होगा? mg के इक्वल टू होगा, और Q की वैल्यू होती है NE के बराबर, और आपको वैद्युत क्षेत्र चाहिए यानी कि E की वैल्यू चाहिए। तो देखिए वैल्यू रखते हैं यहाँ से E इक्वल टू mg अपॉन NE। m की वैल्यू कितनी हुई? तो m की वैल्यू आपको दे रखी है, m की वैल्यू यहाँ गिवन है 0.00 मिलीग्राम। इस मिलीग्राम को किलोग्राम में चेंज करिए, 0.01 मिलीग्राम। तो इस मिलीग्राम को इसको किलोग्राम में चेंज करिए। तो देखिए पॉइंट को 3 नंबर इधर ले जाएं तो 10⁻³ मिलीग्राम। मिलीग्राम को पहले ग्राम में, यानी कि 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके, और ग्राम को किलोग्राम में चेंज करके -3 मल्टीप्लाई करके, तो कुल मिलाकर यहाँ पे मास हो गया 10⁻⁹ किलोग्राम। m की वैल्यू आई 10⁻⁹ किलोग्राम। अब इसकी वैल्यू को यहाँ रखते हैं, m की वैल्यू को, तो m इक्वल टू 10⁻⁹, g की वैल्यू को 10 रखते हैं। n कितना है? इलेक्ट्रॉन कितने हैं? कितने की अधिकता है? 3 इलेक्ट्रॉन की, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3। तो 3, और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 10⁻⁻⁹। इसको एडजस्ट करिए। तो देखिए -19 ऊपर जाएगा
न्यूमरेटर में और प्लस के 19 होगा, प्लस के 19 और 1 20, और 20 में से 9 को लेस करेंगे तो ये हो गया 11, 1 अपॉन ये हुआ 3 इंटू 16 यानी कि 16 4.8। इसको जब सॉल्यूशन करेंगे 0 और ये हो जाएगा 5 अपॉन 24, ठीक है ना, इसकी पावर 11। और जब यहाँ इसको सॉल्यूशन करेंगे तो e की वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास 0.02, ठीक है, 24 दूनी 48, 0.2 और 0.4 10 to the power 11। देखो देखिए एक पॉइंट इधर शिफ्ट करिए 2.04 10 to the power 10, ठीक है। पॉइंट को जब राइट साइड में शिफ्ट करते हैं तो इसमें माइनस की पावर इंक्रीज होती है, प्लस की डिक्रीज होगी, तो यहाँ हो जाएगा आपका 10 पावर। तो e की वैल्यू हमारे पास निकल के आई 2.04 10 to the power 10, है ना, और इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन पर कूलम। तो दोस्तों ये है आपका आंसर। तो कितने वैद्युत क्षेत्र से आप इसको संतुलित कर सकते हैं, तो ये हमारा आंसर है कि 2.04 10 to the power 10 न्यूटन पर कूलम से हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो ये हमारा है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। तो दोस्तों ये है आपका क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन का ये है सॉल्यूशन, है ना। अब मैं आपको बता दूं क्वेश्चन क्या है। तो देखिए एक निश्चित दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत बल F न्यूटन है, यानी कि निश्चित दूरी पर दो इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच की दूरी है r, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन, ऐसे उनके बीच में लगने वाला बल कितना है, F है, उसके बीच लगने वाला बल। अब उन्होंने कहा है कि इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी को आधी कर दी जाए। आधी का मतलब पहले अगर r दूरी है तो अब नई जो दूरी होगी वो r/2 हो जाए, पहले की दूरी की आधी कर दें, और इलेक्ट्रॉन के चार्ज पे हमने कोई चेंज नहीं किया। तो आपसे पूछा है कि अब जो नया बल होगा वो कितने गुना हो जाएगा। तो देखिए कूलाम के नियम से आप जानते हैं F = 1/4πε0 Q1 Q2/r² होता है। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, है ना, और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर यहाँ पे चार्ज तो चेंज हो ही नहीं रहे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन है, यानी कि Q के मान में चेंज नहीं हो रहा, तो सीधे सीधे इसमें व्युत्क्रम वर्ग का नियम लगेगा F = r²। तो देखिए F1/F2 अगर हम करें तो यहाँ पे देखिए इसको हम रिवर्स है ना, तो R2/R1 का होल स्क्वायर ऐसे कर सकते हैं हम। R2 की वैल्यू कितनी है, तो R2 की वैल्यू बाद में जो वैल्यू है आपकी, बाद में जो दूरी है वो पहले दूरी की आधी है। तो ये देखिए यहाँ कर देता हूँ इसको। तो F1 पहला बल है F, और बाद में आपको बल निकालना है, पहले बाद में दूरी है R2, तो R2 की वैल्यू है पहले दूरी की आधी R/2 का स्क्वायर, और R1 की वैल्यू हो गई आपकी R, तो यहाँ R का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्यूशन करोगे F/F2 पहले वाला बल और ये नया बल बीच की दूरी को आधा करने पर r²/4 × r², r² से r² कैंसिल, 1/4 F/F2 क्रॉस करेंगे तो F2 की वैल्यू कितनी होगी, 4F, यानी कि अब जो नया बल होगा इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी को आधा करने पर जो नया बल होगा वो पहले वाले बल का 4 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा जो आंसर है क्या है कि 4 गुना बल का मान बढ़ जाएगा। अगर हम आवेशों के मान पर कोई चेंज नहीं करते, केवल हमने दूरी का मान आधा कर दिया, तो बल का मान हमारा 4 गुना हो जाता है, 4F हो जाता है इसमें, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका मान क्या होगा, तो देखिए क्वेश्चन क्या है इसमें, एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत ध्रुव स्थित हैं। कोई एक बंद पृष्ठ है और उसमें कितने वैद्युत ध्रुव स्थित हैं, n वैद्युत ध्रुव, यानी कि बहुत सारे स्थित हैं। बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको पता है गॉस की प्रमेय से आप जानते हैं कि किसी भी गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला जो फ्लक्स का मान है, किसी भी गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स का मान
आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये गॉस की प्रमेय कहती है कि 1/ε0 गुना वैद्युत फ्लक्स का मान होता है। तो देखिए इसमें कितने वैद्युत ध्रुव है? वैद्युत ध्रुव है n। तो देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो वैद्युत ध्रुव होता है उसमें आवेशों के परिमाण बराबर होते हैं। परिमाण का मतलब यहाँ पे जो संख्यात्मक मान होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो संख्यात्मक मान का मतलब यहाँ पे अगर 1 कूलम का चार्ज है तो यहाँ पर भी 1 कूलम का माइनस चार्ज होगा, प्लस का 2 माइक्रो कूलम का चार्ज है तो दूसरी तरफ माइनस का 2 माइक्रो कूलम का चार्ज होगा। यानी कि इसके जो परिमाण है संख्यात्मक मान बराबर होते हैं, और जबकि इनकी प्रकृति वैद्युत ध्रुवों की, है ना, आवेशों की प्रकृति अलग अलग होती है। तो जैसे अगर इसमें बहुत सारे वैद्युत ध्रुव रखे जाएं तो वैद्युत ध्रुव का मतलब क्या, एक प्लस का और दूसरा माइनस का। तो प्लस की वजह से जो फ्लक्स होगा वो प्लस का होगा, माइनस की वजह से फ्लक्स होगा वो माइनस का होगा। तो हम देखें कि अगर एक सिंगल वैद्युत ध्रुव के कारण फ्लक्स कितना होगा, तो हम देखेंगे कि फ्लक्स का मान 0 होगा, क्योंकि प्लस आवेश के कारण जो फ्लक्स है वो प्लस का होगा और माइनस की वजह से फ्लक्स होगा माइनस का। टोटल फ्लक्स का मान हमारे लिए 0 होगा यहाँ पे, है ना। तो और बहुत सारे वैद्युत फ्लक्स रखे हुए हैं, वैद्युत ध्रुव रखे हैं, तो सभी की वजह से जो टोटल रिजल्टेंट निकलेगा इसमें वो 0 ही निकलेगा। तो इसका जो आंसर होगा कि कितने भी आप वैद्युत ध्रुव रखें, जितने भी वैद्युत ध्रुव रखेंगे उसके लिए टोटल रिजल्टेंट जो फ्लक्स का मान होगा वो 0 होगा। तो दोस्तों ये थे आपका ये जो क्वेश्चन है वो आपका एमसीक्यू में भी आ सकता है और एक लाइनर वन लाइनर क्वेश्चन में भी आ सकता है। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए ये है हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ तक कि ये कॉम्पिटिशन तक में क्वेश्चन आता है। ये इसमें पूछा है किसी कुचालक या वैद्युत रोधी माध्यम का परावर्तांक के का मान हो सकता है, के का मान कितना हो सकता है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो के होता है यानी कि के का क्या होता है, पराविद्युतांक, है ना, पराविद्युतांक, या फिर इसको डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं हम लोग, इंग्लिश में कहते हैं डाइलेक्ट्रिक्स। तो डाइलेक्ट्रिक्स की जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है, तो देखिए के की वैल्यू कम से कम 1 हो सकती है और ज्यादा से ज्यादा जो के की वैल्यू हो सकती है वो इनफाइनाइट हो सकती है। यानी कि हम कहें कि 1 से इनफाइनाइट के बीच में के की वैल्यू लाई करती है। एक जो मान होता है के का वो किसके लिए होता है, वायु के लिए, या फिर हम कहें निर्वात के लिए इसका मान, है ना, के का मान 1 होता है। और जो धातुएं होती हैं, धातुओं के लिए के का मान अनंत होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए ना तो के की वैल्यू 1 से कम होगी और ना ही के की वैल्यू अनंत से अधिक होगी, अनंत से अधिक क्या होगी खैर। तो देखिए आपका -3, तो -3 नहीं होगा क्योंकि के की वैल्यू हम जानते हैं कि 1 से छोटी नहीं होती, तो -3 नहीं हो सकती, ये ऑप्शन नहीं है। 0 नहीं हो सकती, 1 होना चाहिए कम से कम, और ये 0.7 है ना, तो 0.7 क्या है, 0.7 1 से छोटा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 6। के की वैल्यू कितनी हो सकती है, के की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में 6 हो सकती है, ठीक है ना। पराविद्युतांक का मान ये याद रखिए 1 और अनंत के बीच में लाई करता है, तो कम से कम मान 1 होता है और ज्यादा से ज्यादा होता है इनफाइनाइट, और के की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में दी हुई में 6 इसका आंसर होगा, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर है। तो दोस्तों ये थे आपके क्वेश्चन, और लगातार मैं आपको क्वेश्चन देता रहूंगा इस बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है ना। और अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करिए। थैंक यू।